everyone, welcome to my channel. We will learn today इंडियन पॉलिटिकल से आज हम लोग जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो टॉपिक है ये आने वाले किसी भी कम्युनिटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये जो टॉपिक है ये तो आपके कंपटीशन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ अगर आप एकेडमिक एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतरीन है आपके लिए। ओके, तो आप जान लें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। इसका निर्माण संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में हुआ, यानी पार्ट इसके कितने 4 में है और इसका जो आर्टिकल कितना है 36 से 51 में है। ठीक है, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसके जो मोटो हैं, इसके जो लक्ष्य हैं क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति तत्व के जो उद्देश्य वो क्या है, तो एक वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इससे संबंध सरकारों द्वारा लागू ना की जाने वाले न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आप ये भी प्रश्न करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 37 में यह तत्व देश के शासन का मूलाधार है और यह निश्चित ही विधि बनाते समय इन्हें लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा, परंतु न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसमें क्या कहा गया कि जो रूलिंग सिस्टम है हमारे देश का, निश्चित विधि बनाते समय इन्हें लागू करना, जो आप कानून बना रहे हैं, जो विधि बना रहे हैं, इसे लागू करना ये राज्य का कर्तव्य है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है उसे लागू करने का उस राज्य का कर्तव्य है, परंतु न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह आर्टिकल 37 में कहा गया है। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है इसे भी आप गौर करें। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, आय की असमानता दूर करने का प्रयास करेगी। यानी जो इनइक्वलिटीज़ है समाज में, जो इक्वल लोग नहीं हैं, तो सरकार क्या करेगी, सरकार सिक्योरिटी आपको देगी, सोशल वेलफेयर सरकार करेगी और इनइक्वलिटी को सरकार, असमानता को सरकार दूर करेगी। आर्टिकल 39 में क्या है, पुरुष और स्त्री को समान रूप से लिवलीहुड यानी जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 39 क्या कहता है, जो मेल और फीमेल है उन्हें जो लिवलीहुड है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट है 39 में ही कहा गया धन का संकेंद्रण ना हो, पुरुष स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिए जाए, मुक्त वैधानिक सलाह। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, बालकों को आर्थिक और नैतिक शोषण से रक्षा, स्वास्थ्य और गरिमामय वातावरण प्रदान करना। यानी बालकों को आप इकोनॉमिक और मोरल जो एक्सप्लोटेशन है उससे आप सिक्योरिटी प्रदान करेंगे और एक डिग्निटी प्रदान करेंगे, गुड इन्वायरमेंट प्रदान करेंगे। किसे, बालकों को। यह आर्टिकल 39 में ही कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन अंदर से पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है इसे भी आप गौर करें। आर्टिकल 41 राज्य विशेष परिस्थिति में बेरोजगारी, बुढ़ापा, गरीबी, अशक्तता में लोक सहायता देगी। मैंने सरकार बहुत देखिए, सरकार पेंशन भी लाती है, बेरोजगारी भत्ता भी सरकार लाती है। ठीक है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य की मानवीय दशाएं तथा मातृत्व प्रसूति लाभ, यानी जो मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, कार्य की जो परिस्थितियां होंगी, दशाएं होंगी, उसके अनुसार। आर्टिकल 43 क्या कहता है, श्रमिकों को अच्छा जीवन स्तर प्रदान किया जाएगा और इसके साथ 43 में कुटीर उद्योग का विकास होगा, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे विकसित किया जाएगा और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा किया जाएगा श्रमिकों का। आगे जाने, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आर्टिकल 44 क्या कहता है, भारत के समस्त क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करना, यानी जो सिविल कोड होगा वो आर्टिकल 48 में है।
सिविल कोड किस में है? आर्टिकल 48 में। यानी सभी जितने भी नागरिक होंगे, किसी भी धर्म जाति विशेष से होंगे, सभी के लिए कानून एक ही होगा। इसे हम लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता, यानी कॉमन सिविल कोड। आर्टिकल 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जो फ्री एजुकेशन देना, फ्री शिक्षा देना, ठीक है, आप आगे जान लें। अब आता है 46 में अनुसूचित जाति जनजाति को, जितनी भी अनुसूचित जाति जनजाति हैं, देखिए आप गौर करेंगे, शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना, उसका जो एजुकेशनल और उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस पर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं उन्हें ध्यान देना। आर्टिकल 47 क्या कहता है? न्यूट्रिशन स्तर को ऊंचा उठाना और जो मादक पदार्थों का प्रयोग पर रोक लगाना। जो भी अल्कोहलिक ऐसे कोई पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थ हैं, जो नशा वाले पदार्थ, उससे पदार्थों पर रोक लगाना ये सरकार का कर्तव्य है। और पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाना, ये आर्टिकल 47 में कहा गया। 48 में कहा गया कृषि पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से विकास, और इसी में गौ हत्या पर रोक लगाया गया है। पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी कहा गया है 48 में। कभी कोई क्वेश्चन आया था कि गौ हत्या पर रोक किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 48 में। और कृषि पशुपालन का वैज्ञानिक तरीकों से विकास भी इसी में रखा गया है। अब आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों का संरक्षण। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, उसका मॉन्यूमेंट्स हैं, उसका रक्षा करना, उसको प्रिजर्वेशन करना। आर्टिकल 50 क्या कहता है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की शक्ति का डिवाइडेशन करना, पृथक सेपरेटेड करना। जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है, यानी जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव है, उसके जो पावर है उसको अलग करना, ठीक है, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 51 और अंतिम है ये अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है, इसे भी आप गौर कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में सहयोग देना और पड़ोसी मुल्कों में बेहतर संबंध बनाना, ये आर्टिकल 51 में कहा गया है, ठीक है। ओके, आपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यानी राज्य के नीति नेतृत्व, उस यूनिट को आपने कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।